जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का घटना चक्र के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। हम लोग इकोनॉमी वाले सेगमेंट पे डिस्कस कर रहे थे। इकोनॉमी की ये जो बुक है, इकोनॉमी ही नहीं बल्कि पूरे जीएस की बुक है, जो घटना चक्र की पॉइंटर की बुक है। इस पॉइंटर की बुक में आपका हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, भूगोल भी है, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, सामाजिक एवं आर्थिक विज्ञान, विकास और इसके अलावा उत्तर प्रदेश स्पेशल भी है। ठीक है ना। तो सारी चीजें हैं, सारे कोर सब्जेक्ट हैं। तो सारे कोर सब्जेक्ट चल भी रहे हैं। तो मैं आप लोगों को इकोनॉमी वाला सेगमेंट पढ़ा रहा हूं। इकोनॉमी वाले सेगमेंट कई वीडियो पढ़ भी चुके हैं। आज नया टॉपिक, नए एनर्जी के साथ हम लोग आते हैं भाई, डिस्कस करते हैं कि आज पढ़ना क्या है। जरा देखते हैं आज पढ़ना क्या है। तृतीय क्षेत्र, ठीक ना। तो पहले प्राथमिक क्षेत्र है जो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, वो तो हमने डिस्कस कर दिया। एक उद्योग क्षेत्र होता है, उसको भी हमने डिस्कस कर दिया। आज बारी है तृतीय क्षेत्र की। इसके अलावा हो सकता है कि कोई और टॉपिक हो। तो तृतीय क्षेत्र ये आप जानते ही होंगे कि सबसे ज्यादा जीडीपी में पार्टिसिपेशन करने वाला क्षेत्र है, सबसे ज्यादा जीबीए में पार्टिसिपेशन करने वाला क्षेत्र है। एक ऐसा क्षेत्र जहां पे कम लोग तो इन्वॉल्व हैं, लेकिन उत्पादकता सबसे ज्यादा है। ठीक ना। तो उसी क्षेत्र को हम लोग पढ़ने वाले हैं, तृतीय क्षेत्र। इसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन जरा देखना। कह रहा है कि आर्थिक समीक्षा, एकदम अपडेटेड क्वेश्चन है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था जीबीए, ग्रास वैल्यू एडेड, जीबीए में तृतीय क्षेत्र की भागीदारी कितनी है? 53% है। सबसे ज्यादा 53% जीबीए में भागीदारी वो तृतीय क्षेत्र की है। इतना ही नहीं पढ़ना है, और कुछ पढ़ना है। सुनना जरा। प्राथमिक क्षेत्र अगर पूछे कि तृतीय क्षेत्र पूछता है तो क्या प्राथमिक क्षेत्र नहीं पूछेगा? तो प्राथमिक क्षेत्र भी पूछ सकता है कि कितनी भागीदारी है। द्वितीय क्षेत्र भी पूछ सकता है कि कितनी भागीदारी है। तृतीय क्षेत्र तो पूछ ही लिया कि कितनी भागीदारी है जीबीए में। तो जो प्राथमिक क्षेत्र है 2021-22 के इकोनॉमी सर्वे के अनुसार इसकी जो भागीदारी है यह 18.8% की है। ठीक ना। जो उद्योग क्षेत्र या द्वितीय क्षेत्र कहें, इसकी भागीदारी जो है वह 28.2% है। और जो शेष 53% बचता है, शेष 53% जो बचता है वह आपका सेवा क्षेत्र या फिर तृतीय क्षेत्र की भागीदारी है जीबीए में। इतना कुछ आपने इसमें जाना। अच्छा सुनना जरा। अगर मैं कहूं कि इसकी वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया गया है, इकोनॉमी सर्वे 2021-22 के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र में, जो प्राथमिक क्षेत्र है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, जो प्राथमिक क्षेत्र है इसकी वृद्धि दर का अनुमान कितना है? तो 3.9%। इसको भी आप याद रख रहे भैया, 3.9%। अगर मैं कहूं कि द्वितीय क्षेत्र या उद्योग क्षेत्र जो है इसकी वृद्धि दर का अनुमान क्या है, तो यह 11.9% है। इसको भी आप याद रखिएगा। फिर अगर मैं यह कहूं कि जो तृतीय क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र, इसकी कितनी वृद्धि दर है, इसकी कितनी वृद्धि दर का अनुमान है, तो यह 8.2% है। इसको भी आप इकोनॉमी सर्वे 2021-22 के अकॉर्डिंग याद रखना है। इतना कुछ आपने इसमें देखा। फिर आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2019-20 में सेवा या फिर कहें कि जो है जीएसवीए में हिस्सेदारी के संदर्भ में चंडीगढ़ पहले स्थान पर। चंडीगढ़ जो है 74% के साथ पहले स्थान पर है। देखिए सेवा जीवीए है, ग्रास स्टेट वैल्यू एडेड, ठीक है ना। सेवा क्षेत्र उसकी जिम्मेदारी, उसकी जो भागीदारी को लेकर पूछ रहा है, तो उसमें चंडीगढ़ पहले स्थान पर है 74% के साथ। वहीं पर सिक्किम सबसे कम, सबसे निचले स्थान पर है। सिक्किम का दिया होगा शायद, ठीक है ना। सिक्किम वही पूछ भी रहा है कि न्यूनतम स्थान पर कौन है, तो सिक्किम न्यूनतम स्थान पर है। ठीक है ना। चंडीगढ़ के बाद दिल्ली है। इसको भी आपको याद रखना है। इतना कुछ हुआ। फिर कह रहा है कि तृतीय गतिविधियों के अंतर्गत कौन से आते हैं, या फिर इसमें से कौन तृतीय गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं, या किस गतिविधि के अंतर्गत आते हैं? परिवहन, संचार, वाणिज्य। ठीक है ना। एक्चुअली वही मैं बताया ना कि एक प्राथमिक क्षेत्र होता है, एक द्वितीय क्षेत्र होता है, एक तृतीय क्षेत्र होता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र रखे जाते हैं। सुनना जरा, ऐसे नहीं, ऐसे प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में आपका जो है कृषि होगा, आपका पशुपालन होगा, ठीक ना, आपका खनन होगा, आपका उत्खनन होगा, उत्खनन, ठीक ना, बागवानी होगी भैया, बागवानी, ठीक ना, ठीक, या वानिकी कहे। तो ये सब सारी चीजें प्राथमिक क्षेत्र में। जो द्वितीय क्षेत्र होता है, द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, इस द्वितीय क्षेत्र में निर्माण आ जाएगा, निर्माण, इसमें विनिर्माण आ जाएगा, विनिर्माण, इसमें आपका क्या और आ जाएगा? जल आ जाएगा, विद्युत आ जाएगा, एवं गैस, इसकी आपूर्ति, ये द्वितीय क्षेत्र में आ जाएंगे। तृतीय क्षेत्र में क्या आएगा? तृतीय गतिविधियों में ढेर सारी चीजें, जैसे संचार,
परिवहन, चिकित्सा, ठीक है ना। फिर इसके अलावा बीमा, बैंकिंग, होटल, रेस्तरां, ये सब सारी चीजें तृतीय क्षेत्र में आ जाएंगी। इसके अलावा व्यापार भी आ जाएगा, व्यापार, वाणिज्य भी आ जाएगा, व्यापार वाणिज्य, ठीक है ना। विपणन किसमें आएगा, विपणन, मार्केटिंग, विपणन तृतीय क्षेत्र में। ये सब सारी चीजें तृतीय क्षेत्र में आएंगी। तो यहीं से आपका क्वेश्चन था कि परिवहन, संचार और वाणिज्य किस में आता है, तो ऑफकोर्स तृतीय क्षेत्र में आता है, ठीक ना। तो इतना कुछ आपने इसमें जाना। आते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भारत में तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित है, क्या है, व्यापार अभी हमने बताया, परिवहन अभी बताया, वित्त एवं वास्तविक जो संपदा है ये भी सम्मिलित होता है, परिवहन भी, संचार भी, होटल भी, रेस्तरां भी, ये सब सारी चीजें तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित होती हैं, ठीक है ना। वानिकी, विनिर्माण, कृषि, विपणन में से कौन तृतीय क्षेत्र में शामिल होता है, अभी बताया, विपणन, मार्केटिंग, ठीक है ना। तो इतना आपने इसमें जाना। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है, अभी बताया, कृषि क्षेत्र, कृषि एवं पशुपालन, ठीक ना, खनन, उत्खनन, इसमें वानिकी, इसमें जो है बागवानी, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, जो भी रखे आप, इसमें प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में क्या, द्वितीय क्षेत्र में ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद, द्वितीय क्षेत्र तो बता दिया। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा प्राप्त होता है किसमें, सेवा क्षेत्र। ये सेवा क्षेत्र आपको याद रखना है, ठीक है ना। 2020-21 का मैं डाटा आपको बताऊं कि जो कृषि क्षेत्र का है, कृषि क्षेत्र, इसमें जीडीपी में भागीदारी 20.1% की है, ठीक ना। और वहीं पे उद्योग क्षेत्र की जो जीडीपी में भागीदारी है, जीडीपी में वह 25.9% है, ठीक है ना, 25.9% है, ठीक ना। वहीं पर जो सेवा क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र, इसकी जो भागीदारी है यह आपका 53%, 53.899 ऐसे परसेंट, करीब 54% के करीब है। देखिए जीडीपी और जीबीए में अंतर होता है, इसलिए जो पार्टिसिपेशन अभी मैं बताया ये अलग अलग है, ठीक है ना। तो अब जो है पहले जीडीपी से क्वेश्चन पूछे जाते थे कि जीडीपी में कितनी भागीदारी किस क्षेत्र की है या किसकी ज्यादा है, ठीक है ना। तो ऐसे में सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र की है, फिर उद्योग क्षेत्र की है, फिर कृषि क्षेत्र की। उसी प्रकार जो है जीबीए में भी भागीदारी है, ठीक है ना। जीबीए में आपकी भागीदारी सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्र की, सबसे कम कृषि क्षेत्र, फिर उद्योग क्षेत्र, फिर सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र की। उसको हमने पहले भी डिस्कस कर दिया। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का सही मान क्रम क्या है, तो सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र, उसके बाद उद्योग क्षेत्र, उसके बाद कृषि क्षेत्र, अभी तो डिस्कस किया। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है, बढ़ता जाता है। देखिए पहले जो भारत में गरीबी, भूखमरी, कुपोषण, आय असमानता, ये सब बड़े पैमाने पर थी। कृषि एक प्रमुख साधन था जिसपे लोग आश्रित थे, तो जायज है कि अर्थव्यवस्था का भी तो प्रमुख आधार कृषि ही होगा। लेकिन जब लोग पढ़ने लगे, जब लोग जागरूक हुए, तकनीकी शिक्षाएं प्राप्त हुई, ठीक ना, भारत एक वैश्वीकरण से जुड़ा, ठीक ना, उदारीकरण, निजीकरण का दौर आया, तो धीरे धीरे जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि क्षेत्र से उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र की तरफ इंक्रीज हुई। तो यही कह रहा है कि अब जो है जीडीपी में सबसे ज्यादा जो भागीदारी है, ऊपर आपने देखा सेवा क्षेत्र की, तो जब सेवा क्षेत्र बढ़ गया, उद्योग क्षेत्र बढ़ गया, तो जायज है कि एग्रीकल्चर क्षेत्र अपने आप घट जाएगा, ठीक है ना। तो यही कह रहा है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र, इसकी भागीदारी क्या होती है, बढ़ती जाती है, और एग्रीकल्चर की भागीदारी कम होती जाती है, ठीक भैया। नेक्स्ट, इतना कुछ हमने इसमें डिस्कस किया, ठीक है ना। अब नया टॉपिक है राजकोषीय नीति, राजकोषीय फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति एवं राजस्व, ठीक है ना भैया। ये सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। एक मौद्रिक नीति होती है जो आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है। दोनों में ये अंतर होता है कि एक आरबीआई और एक सरकार। तो सरकार वाला जो राजकोषीय नीति है, राजस्व नीति है, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। आर्थिक मंदी के समय सर्वाधिक संभावना किसकी होती है, आर्थिक मंदी के समय सर्वाधिक संभावना। तो आर्थिक मंदी क्या है, जब विकास की दर एकदम नकारात्मक हो जाए, नकारात्मक विकास दर प्राप्त हो, जब मांग एकदम कम हो जाए, ठीक ना। जब मांग कम हो जाए तो मतलब वस्तुओं की कीमत एकदम कम हो जाएगी। जब वस्तुओं की कीमत कम हो जाएगी, मांग कम हो जाए, जब वस्तुओं की कीमत एकदम हाई हो जाएगी, सुना जरा, जैसे मांग कम होगी तो वस्तुओं की कीमत क्या होगी, एकदम कम हो जाएगी, ठीक है ना। अब क्या होगा
कि इतने समय जो आरबीआई होती है और जो सरकार होती है, इस दोनों की भूमिका बढ़ जाती है। मतलब कि आर्थिक मंदी का सीधा सा अर्थ है कि मांग एकदम कम हो जाना, अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ रेट है, जो विकास है, वो निगेटिव में चला जाना, ठीक ना। तो यहां पर सरकार क्या करती है, यहां पर सरकार तरलता बढ़ाती है, तरलता को बढ़ा देती है मार्केट में, आरबीआई और सरकार मिलके। और जैसे मार्केट में तरलता बढ़ती है, तुरंत लोगों के पास जब पैसे आएंगे तो मांग बढ़ेगी। तो जब मांग बढ़ेगी तो यहां पे क्या बढ़ाना पड़ेगा, जायज है कि उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। और जैसे ही उत्पादन बढ़ाने की बात होगी, वैसे ही रोजगार भी बढ़ाना पड़ेगा। और जब रोजगार बढ़ेगा तो जायज है कि अर्थव्यवस्था अपने पायदान पर धीरे धीरे संतुलित होकर संचालित होगी। ये आपका आर्थिक मंदी। तो कह रहा आर्थिक मंदी के समय जब मतलब मांग गिर जाए, जब पूरी तरह जो है निगेटिव अर्थव्यवस्था में ग्रोथ रेट देखने को मिले, तो किसकी संभावना होती है, तो सरकार क्या करती है, सार्वजनिक व्यय में, सार्वजनिक परियोजनाओं में व्यय में वृद्धि करती है, तरलता में वृद्धि करती है। तरलता में वृद्धि करेगी, मांग बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, ये सब सारी चीजें। भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का तात्पर्य क्या है, ठीक ना, सुनना जरा। राजकोषीय घाटा यह बताता है कि सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने हेतु कितने पैसों की और जरूरत है। तो सुनना जरा इसका क्या अर्थ है। राजकोषीय घाटा, जैसे हमारी आय 100 रुपया है लेकिन खर्च क्या है 106.5 रुपया, ये समस्या है। तो हमको घाटा हुआ ना, मतलब कि हमारी आय से ज्यादा व्यय हमारा है, तो जायज है कि घाटा होगा। तो ऐसे ही सरकार की कुछ ना कुछ आय होती है। तो सरकार की जब कुछ आय होती है और सरकार व्यय भी करती है निम्नलिखित परियोजनाओं पर, निम्नलिखित इश्यूज पर, ठीक ना, मुद्दों पर, तो सरकार का जब व्यय उसकी आय से ज्यादा हो जाए तो सरकार का घाटा हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं, राजकोषीय घाटा, उसी को राजकोषीय घाटा कहते हैं, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि कुल मिला जुलाकर सरकार की आमदनी कितनी है, 100 रुपया है, और सरकार का व्यय कितना है, सरकार का व्यय कितना है 106.5 रुपया। तो सरकार को घाटा कितना हुआ भैया, सरकार को घाटा कितना हुआ, सॉरी 106.4 यहाँ पे करिए, 4 करिए, बता रहा हूँ 106.4 करेंगे तो 6.4 रुपया यहाँ पे घाटा आ जाएगा। तो वही 606.4% इतने समय राजकोषीय घाटा है। तो कुल मिला जुलाकर 6.4 रुपया और जो है सरकार को चाहिए ना, सरकार को और 6.4 रुपया चाहिए, जरूरत है पैसों की, तभी तो जो है व्यापार का जो राजकोषीय घाटा है वो कम होगा। तो यही कॉन्सेप्ट है, इसका यही क्वेश्चन है, ठीक ना। आते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था कहा जाता है क्योंकि ये सभी आय समूहों पर समान दर से लागू होता है। पहले बात तो अप्रत्यक्ष कर ऐसा लीजिए ना कि जीएसटी को लीजिए, जीएसटी एक प्रकार का क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स या अप्रत्यक्ष कर है, ठीक ना। तो ये बताइए, अगर आप एसी लेने जा रहे हैं, एसी यहाँ पे लगी, ठीक है ना, मैं गरीब इंसान और घटना चक्र वाले अमीर इंसान, घटना चक्र वाले गए एसी लेने के लिए, तो क्या हुआ कि उनको 28% जीएसटी देना पड़ा। इनको जो है इस एसी पर 28% जीएसटी देना पड़ा। लेकिन मुझ जैसा गरीब इंसान अगर यही एसी लाने जा रहा है तो क्या जो कंपनी है एसी की, वो कंपनी हमको बख्श देगी कि भैया आप गरीब इंसान आप 12% ले जाएं? नहीं भैया, हमको भी ये क्या करेगी, 28% पर देगी, 28% पर। मतलब कि घटना चक्र वाले मतलब कि उद्योगपति हैं और हम क्या हैं कि एक जो है गरीब इंसान। लेकिन आय असमानता पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। जो वस्तुएं दी जा रही हैं, जो इनकम टैक्स, जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, अप्रत्यक्ष जो कर है, वो ऐसी प्रतिगामी व्यवस्था उसको कहा जाता है कि ये सभी आय समूहों पर समान दर से लगता है। मतलब कि घटना चक्र वाले भी जा रहे हैं एसी लाने, 28% दे रहे हैं, हम भी एसी लाने जा रहे हैं, जीएसटी कितना दे रहे हैं, 28%, सभी आय समान, ठीक। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में गैर वित्तीय ऋण में सम्मिलित होता है क्या, क्रेडिट कार्ड पर बकाया राशि, ये सम्मिलित होता है। फिर परिवारों का जो बकाया गृह ऋण है ये सम्मिलित होता है। गैर वित्तीय औद्योगिक ऋण ये सम्मिलित होता है। राजकोषीय बिल ये सम्मिलित होता है। सरकार के द्वारा जो लिया गया ऋण है, ये सब सारी चीजें जो है गैर वित्तीय ऋणों में शामिल की जाती हैं। भारत में जेंडर बस्टिंग, ये जेंडर बस्टिंग पूछ रहा है, तो जेंडर बस्टिंग की जो शुरुआत हुई वो 2005 और 6 में शुरुआत हुई,
ठीक ना। जेंडर बस्टिंग सुनना जरा, जेंडर बस्टिंग क्या होता है? वर्ष 2005-6 के वित्तीय वर्ष से इसकी शुरुआत होती है और सरकार क्या करती है कि सरकार जब कोई कार्य निर्धारित करती है, संसाधनों का आवंटन करती है, ठीक ना, पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन करती है किन किन क्षेत्रों में, तो जेंडर के हिसाब से करती है। जब सरकार बजट बनाते समय संसाधनों और कार्यों का निर्धारण जेंडर आधारित करे, लिंग आधारित करे, उसी को जेंडर बजटिंग कहा जाता है, ठीक है ना भैया। तो इसकी शुरुआत, इसको शुरू किया गया 2005-6 में। ब्याज प्राप्तियां, कर प्राप्तियां, सरकारी विभाग व सार्वजनिक उपक्रमों में से प्राप्त लाभ तथा लाभांश एवं अन्य बचतों में से केंद्रीय बजट के राजस्व खाते में सम्मिलित नहीं है। राजस्व खाते में क्या सम्मिलित नहीं होता? ये अल्प बचत, यही नहीं सम्मिलित हुआ। एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ऐसे सुनना जरा, कर नहीं पाएंगे आप लोग नहीं तो। बजट को दो भागों में बांट लीजिए। एक भाग में बांटिए राजस्व बजट, एक भाग में बांटिए राजस्व बजट और दूसरे भाग में बांटिए आप पूंजीगत बजट। दूसरे भाग में पूंजीगत बजट, ठीक ना। ये जो राजस्व बजट है, ठीक ना, ये जो राजस्व बजट है, इसमें चाहे आप जो है टैक्स को शामिल करें, चाहे जो है प्रत्यक्ष कर को शामिल करें, प्रत्यक्ष कर को, या फिर आप अप्रत्यक्ष कर को शामिल करें, ठीक ना, या फिर आप ऋणों की उगाही, ऋणों को शामिल करें, तो ये सब सारी चीजें जो है किसमें शामिल की जाती है? जैसे इसमें जो है ब्याज प्राप्तियों को शामिल कर सकते हैं, कर प्राप्तियों को शामिल कर सकते हैं, सरकारी विभागों को शामिल कर सकते हैं, सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा प्राप्त लाभ को या लाभांश को, इन सब चीजों को शामिल कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जो पूंजीगत बजट होता है, पूंजीगत बजट में आप अल्प बचत को शामिल करेंगे। अल्प बचत, इसमें अल्प बचत शामिल होती है, ठीक है ना। अल्प बचत राजस्व बजट में शामिल नहीं होती है, अल्प बचत पूंजीगत बजट में शामिल होती है। और यहां पर विनिवेश से जो प्राप्त लाभ है, विनिवेश से प्राप्त जो धन राशि है, इसको जो शामिल करते हैं। ऋणों से जो प्राप्त जो है धनराशियां हैं, ऋणों से प्राप्त, इसको शामिल करते हैं, ठीक है ना। तो ये सब धनराशियां पूंजीगत बजट में शामिल होती हैं। एक राजस्व बजट, एक पूंजीगत। तो ये पूंजीगत बजट में जो अल्प बचत है उसको इंक्लूड किया जाता है, ना कि राजस्व बजट। यही आपका पूछ रहा है कि राजस्व खाते में सम्मिलित नहीं होती हैं, तो ये आपका अल्प बचते हैं। संघ सरकार को के राजस्व व्यय का सबसे महत्वपूर्ण मद क्या है? तो 2022-23 का आप जब बजट देखेंगे तो जो ब्याज अदायगी है ये सबसे ज्यादा 20% है, सबसे ज्यादा तो ब्याज अदायगी। भारत में प्रत्यक्ष कर कोड संबंधित है। प्रत्यक्ष कर क्या है? एक प्रकार का आयकर है, ठीक ना, इनकम टैक्स है। केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को गैर योजना अनुदान दिया जाता है वित्त आयोग की अनुशंसा पर। देखिए वित्त आयोग क्या करता है कि केंद्र और राज्यों के मध्य यह क्या करता है कि करों का विभाजन करता है, करों का डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम करता है वित्त आयोग, ठीक ना। एक प्रकार की संवैधानिक संस्था है। अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है? हर 5वें वर्ष इस वित्त आयोग का गठन कर देता है। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है एन.के. सिंह की अध्यक्षता में, ठीक है ना भैया। तो इतना हमने वित्त आयोग के बारे में जान लिया, ठीक। वर्ष 2016 में डिजिटल अर्थव्यवस्था पर लेवी प्रस्तावित करने वाला विश्व का पहला देश ये भारत ही था, भारत। फिर क्या कह रहा है कि धारा 88 के अंतर्गत मिलने वाली जो राहत है इसको खत्म करने की बात किस समिति ने की थी? किस समिति ने सिफारिश की थी? तो केलकर समिति, वर्ष 2002 में गठित की गई थी केलकर समिति। अशोक चंद्रा द्वारा आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा जाता है ए योजना आयोग को। फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो ये 2012 से लेकर 2017 तक है, ठीक है ना। अंतिम पंचवर्षीय योजना के रूप में जानी जाती है। फिर जो है एक नया प्लानिंग किया गया, इंडिया विजन 2020 तैयार किया गया था डॉक्टर एस.पी. गुप्ता समिति के द्वारा, ठीक भैया। भारत में मुख्य ध्येय संपोषणीय समृद्धि थी या था, क्या था 12वीं पंचवर्षीय योजना का? ये क्या है संपोषणीय समृद्धि? सुनना जरा। पृथ्वी पर बहुत सारे भौतिक संसाधन हैं, तो हम ही क्या खाने वाले हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी भी खाने वाली है, उसको प्रयोग करने वाली है, उसका यूज करने वाली है। तो कुल मिला जुला कर ये कहा जाता है कि हम भौतिक संसाधनों का उस प्रकार प्रयोग करें कि आने वाली पीढ़ी पर उसका कोई दुष्प्रभाव ना पड़े। इसी को संपोषणीय समृद्धि या संपोषणीय विकास कहते हैं, ठीक है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसी को कहते हैं। आते हैं नेक्स्ट। 11वीं पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया अधिक तीव्र ज्यादा समावेशी समृद्धि एवं ज्यादा समावेशी समृद्धि। अधिक तीव्र
ये तो आप समझ ही रहे हैं, अधिक तीव्र, ठीक ना, जो तेजी से चीजें बढ़े आगे, अधिक तीव्र। समावेशी समृद्धि, समावेशी समृद्धि का अर्थ क्या है कि जब किसी गरीब को हाशिए के जो अंतिम पायदान पर है, ये जो निर्धन है, जो गरीब है, उसको क्या करना, विकास की धारा में ले आना, ठीक ना, उसकी समावेशिता सुनिश्चित करना, विकास के केंद्र बिंदु में लाना, वही क्या है, समावेशी समृद्धि है। ठीक है भैया, समावेशी समृद्धि। जीएसटी क्या है, तो जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स है। अच्छा, जीएसटी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। 101वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था 2016, उसी के तहत जीएसटी का प्रावधान किया गया, ठीक है ना। एक प्रकार का यह है इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, इसको भी आपने जाना, ठीक है ना। ये लागू कब हुआ, तो 1 जुलाई 2017 से ये लागू हुआ, इसको आपने जाना। जीएसटी की दरें कितनी है, तो 5% की है, 12% की है, 18% की है और 28% की है, मतलब कि 4 दरें इसकी हैं, इसको आपने जाना। फिर जीएसटी के बारे में अगर कोई निर्णय लेता है तो वह जीएसटी काउंसिल होती है, वह जीएसटी काउंसिल होती है। यह अगर अंतिम निर्णय पर तब पहुंचती है जब टोटल सदस्यों का 75% सहमति दे दें, तो यह अगर चाहे तो 4 स्लैब है ना, एक और स्लैब बढ़ा सकती है। कोई वस्तु को जीएसटी की किस दर में शामिल करना है, एक काम कर सकती है। लेकिन जीएसटी काउंसिल में टोटल जो 33 सदस्य होते हैं, 33 सदस्य, ठीक ना, इन 33 सदस्यों में क्या करता है कि अगर 75% सदस्य अगर सहमत हो जाएं कि कोई वर्क करना है इस पे, तो अंतिम डिसीजन पर पहुंच सकते हैं। ठीक, इन 33 सदस्यों में एक वित्त मंत्री होता है, वही वित्त मंत्री क्या करता है, इसकी जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता करता है। ठीक भैया, इतना कुछ आपने इस स्लाइड में जाना। क्या और कुछ था क्या इसमें? हाँ, वित्त आयोग के गठन, एक क्वेश्चन और था ना इसमें, सुनना जरा। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 280 अभी भी बताया कि अनुच्छेद 280 के तहत क्या करता है, राष्ट्रपति हर 5वें वर्ष वित्त आयोग का गठन करता है। इतने समय 15वां वित्त आयोग चल रहा है। अगर मैं कहूं कि पहला वित्त आयोग कब गठित किया गया, 1951 में गठित किया गया। केसी नियोगी इसके अध्यक्ष थे, ठीक ना। इतना कुछ हमने वित्त आयोग के बारे में जाना। वित्त आयोग का नेचर कैसा होता है, प्रकृति कैसी होती है, अर्ध न्यायिक होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। कार्य क्या होता है, तो जो केंद्र है, जो राज्य हैं, उनके बीच करों का विभाजन करना, उनको जो है आर्थिक मुद्दों पर सलाह देना, एक जो है वित्त आयोग का काम है, ठीक है ना भैया। और क्या हो सकता है, 15वां जो वित्त आयोग है, 15वां वित्त आयोग ने एक सिफारिश की कि जो केंद्रीय कर है, केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी कितनी होनी चाहिए, तो वह 41% सुनिश्चित की। मतलब अगर 100 रुपया केंद्रीय कर है तो उसमें 41% राज्यों को डिस्ट्रीब्यूट होगा। किन राज्यों को सबसे ज्यादा होगा, तो यूपी और बिहार। किन राज्यों को सबसे कम हो रहा है, तो उतने समय गोवा और सिक्किम को। इतना हमने इसमें जाना, ठीक ना। आते हैं नेक्स्ट। भारत में राजकोषीय नीति का निर्धारण कौन करता है, ये वित्त मंत्रालय करता है। ठीक, भारत में बजट का राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है एक वित्त मंत्रालय के द्वारा। तो राजकोषीय नीति, ठीक ना। इसके अलावा जो है इकोनॉमी सर्वे और बजट, ये सब सारी चीजें वित्त मंत्रालय ही करता है। आर्थिक समीक्षा को तैयार, देखिए ना, वित्त मंत्रालय फिर आ गया। फिर बजट एक लेख पत्र है, ये सरकार की राजकोषीय नीति का एक क्या है, पत्र है। भारत में दीर्घकालिक राजकोषीय नीति की घोषणा किसने, बीपी सिंह ने की थी। बीपी सिंह सरकारी व्यय को नियंत्रित करने वाले प्राधिकारी हैं, वित्त मंत्रालय हैं, वही राजकोषीय नीति के माध्यम से कंट्रोल करते हैं। फिर धनी, ये क्या कह रहा है कि धनी अधिक धनी होते जा रहे हैं, बहुत सही, धनी अधिक धनी होते जा रहे हैं और निर्धन अधिक निर्धन होते जा रहे हैं। यह जानने के लिए आवश्यक क्या है कि लोगों या कई वर्गों के आय का जो वितरण है उसको जान लिया जाए। आय असमानता इसे कहा जाती है। कोविड के दौरान आपने देखा होगा कि कोविड के दौरान यह समस्या थी कि जो निर्धन था वो निर्धन ही होता गया बेचारा, और जो गरीब, जो अमीर था वो अमीर ही होता, मतलब कि गरीब गरीब और अमीर अमीर होता चला गया, ठीक है ना। एक आय असमानता रिपोर्ट जारी की जाती है, वैश्विक असमानता रिपोर्ट, वैश्विक असमानता रिपोर्ट, उसको पढ़िएगा। एक और रिपोर्ट जारी की जाती है, ऑक्सफैम रिपोर्ट, उसको पढ़िएगा। 2011 के जो है सामाजिक आर्थिक जनगणना के अनुसार कहा गया कि 51% जो साधन है वह महज शीर्ष के 1% लोगों के पास है। ये आपको डाटा हमने बताया, ठीक, इतनी रिपोर्ट बताया। फिर ये क्या है, मतलब कि वही विविध अवधियों में विविध वर्गों के आय आदताओं की आय के वितरण के बारे में पता करना होता है। संघीय बिक्री कर क्या है, ये अंतर्राज्यीय व्यापार केंद्र शासित प्रदेशों पर लगाया जाने वाला कर है, पर लगाया जाता है, ठीक ना, संघीय बिक्री कर। आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड, पैन कार्ड प्रयोग नहीं किया जाता। ये भैया पैन कार्ड पर क्या क्या नहीं होता,
आपका पता नहीं होता, पैन कार्ड जब भी आप देखें तो आपका जो है उसमें एड्रेस नहीं होता है, आपका नाम होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, ठीक ना। 10 अंकों का एक कोड होता है, 10 अंकों का, 10 अंकों का। और इस 10 अंकों में 6 अंक ऐसे होंगे जो इंग्लिश के होंगे, इंग्लिश मतलब ABCD वाला भैया, और 4 अंक ये गणितीय होगा, ठीक है ना, 4 अंक गणितीय होगा। फिर इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है आयकर विभाग। और किस अधिनियम के तहत? तो आयकर अधिनियम, आयकर अधिनियम 1961 के तहत इसको क्या किया जाता है? जारी किया जाता है। इतना हमने पैन कार्ड के विषय में जाना। गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत आते हैं क्या क्या? सब्सिडी, सब्सिडी मतलब कि जैसे क्या सब्सिडी? सब्सिडी जैसे पेंशन आप दे रहे हैं, दैट इज सब्सिडी, ठीक ना। MSP मिल रही है, दैट इज सब्सिडी, ठीक ना। आपके रसोई जो गैस है, ठीक है ना, उस पर जो दी जा रही है मतलब छूट, सब्सिडी। ब्याज भुगतान, रक्षा पर व्यय, पिछली योजनाओं में निर्माण आधारित संरचना का अनुरक्षण व्यय, ये सभी सारी चीजें गैर योजनागत। एक ऐसी योजना जिसमें कोई उत्पादन ना हो, ठीक ना, ऐसी योजना गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत आती है। ठीक भैया, आते हैं नेक्स्ट क्या है? कह रहा है कि वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा कितना? 6.4%। अभी हमने को रिलेट करके बताया कि राजकोषीय घाटा क्या होता है कि एक ऐसा घाटा जब जो है सरकार का जो व्यय होता है वह उसकी आय से ज्यादा होने लगे। सरकार का व्यय मान लीजिए 100 रुपया है और सरकार का व्यय 106.4 रुपया है, 6.4 रुपया घाटा हो गया उसको, ठीक है ना। तो 6.4% राजकोषीय घाटा उसका है। फिर कथन कारण का क्वेश्चन है, कथन कारण का कि कह रहा है कि भारत में शून्य आधारित बजट परिवर्तित किया गया। एक शून्य आधारित बजट होता है, ये एक्चुअली 1987-88 के वित्तीय वर्ष में एक्सेप्ट किया गया, शुरू किया गया। तो शून्य आधारित बजट परिवर्तित किया जाता है भारत में, प्रवर्तित मतलब लागू किया गया है। फिर शून्य आधार बजट तकनीक के अंतर्गत बजट प्रावधान करने से पूर्व प्रत्येक योजना की विवेचनात्मक समीक्षा की जाती है। तो जो शून्य आधारित बजट होता है एकदम बिल्कुल नए सिरे से जारी किया जाता है। जो भी योजना होगी उसमें जो है मेरिट डिमेरिट सारी चीजें उसकी एनालिसिस की जाती है, उसका विश्लेषण किया जाता है, ठीक ना। तो उसी को जो है शून्य आधारित बजट कहा जाता है। तो कथन और कारण दोनों सही है और उसकी एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। केंद्र राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है वित्त आयोग के द्वारा। सुनना जरा, इतने समय 15वां वित्त आयोग गठित किया गया है, 15वां वित्त आयोग, और इसके जो अध्यक्ष हैं वह NK सिंह हैं, ठीक है ना। और इसने क्या किया कि जो कह रहा है कि बंटवारा, तो केंद्रीय करों में राज्यों की जो हिस्सेदारी सुनिश्चित की गई है इस 15वें वित्त आयोग के द्वारा, वो 41% सुनिश्चित की गई है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, इसको आप लोग नोट डाउन करिएगा। फिर भारत में वित्त आयोग का मुख्य काम क्या है? तो वही केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा करना, यही उसका काम है। फिर नवंबर 2017 में 15वें वित्त आयोग का गठन, या 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया NK सिंह को, ठीक ना। अच्छा, एक चीज और जरा सुनना, इस 15वें वित्त आयोग में 4 और सदस्य होते हैं। देखिए, वित्त आयोग के एक अध्यक्ष होता है, 4 अन्य सदस्य होते हैं, ठीक ना। तो जो 15वां वित्त आयोग है इसके जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष के अलावा सदस्य जो है यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। कौन कौन से होंगे सुनना जरा। एक अशोक लहड़ी है, अशोक लहड़ी हैं, ठीक। रमेश चंद्र हैं। फिर शशिकांत दास हैं। फिर एक हैं अनूप सिंह। ये चारों लोग जो है इस 15वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में हैं, ठीक है ना। अरविंद मेहता का नाम सुना होगा, तो अरविंद मेहता का नाम सुन लीजिए। ये जो अरविंद मेहता हैं इस 15वें वित्त आयोग के क्या है? सचिव हैं, सचिव अरविंद मेहता, ठीक भैया। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछ रहा है तो YV रेड्डी थे 14वें वित्त आयोग, ठीक ना। आते हैं नेक्स्ट। फिर ये मिलान करना है, वित्त आयोग है और उसके अध्यक्ष हैं। तो 9वां जो वित्त आयोग, इनके जो है अध्यक्ष NPK साल्वे, 10वां KC पंत, 11वां जो वित्त आयोग AM खुसरो थे, 12वां जो थे C रंगराजन थे। नेक्स्ट क्या है? योजना आयोग तथा वित्त आयोग के संबंध में सही नहीं है
देखिए ये एक ऐसी प्रकार की संस्था है, बॉडी है, जो कोई निर्णय अगर देती है तो बाध्यकारी नहीं होता है, ठीक है ना, अंतिम नहीं होता है, बाध्यकारी नहीं होता है। तो वही से क्वेश्चन पूछा गया, दोनों द्वारा दी गई संस्तुति शासन पर बाध्य है, यही तो सही नहीं है, यही तो सही नहीं है ना, बाध्यकारी नहीं होता है, ठीक है ना। केलकट टास्क फोर्स 2002 में गठित किया गया, ठीक है ना। सिफारिशों के लिए संघर्ष, इसने जो है इसका संबंध है किस सिफारिश से, तो करों से है। जिस नवीनतम कमेटी ने कर सुधारों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की उसे जाना जाता है कि केलकट, अभी अभी ये जो आपने ऊपर देखा। फिर 15वें वित्त आयोग से संबंधित सही कथन है, केंद्रीय विभाज्य पूल में राज्यों को मिलने वाला हिस्सा 42% से घटा करके 41%। ये देखिए अभी अभी जो हमने बताया, ठीक है ना, कि केंद्रीय करों में जो राज्यों की हिस्सेदारी अब होगी वो 41% होगी। कैसे, जैसे मान लीजिए कि केंद्रीय कर टोटल 100 रुपया, 100 रुपया में क्या है कि 59 जो रुपया होगा एक केंद्र के पास जाएगा, केंद्र के पास, लेकिन जो 41 रुपया अब होगा यह राज्यों में वितरित होगा। तो सवाल है कि इस 41 रुपया में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को देना है। तो सवाल है कि सरकार कैसे देगी, तो किस राज्य को कितना देगी, किस राज्य को कैसे देगी। तो यहां पे ये देखा जाएगा कि किसी राज्य की जनसंख्या क्या है, किसी राज्य में आय असमानता क्या है, किसी राज्य का क्षेत्रफल क्या है, किसी राज्य का कर प्रबंधन क्या है, वहां का इन्वायरमेंटल सिस्टम क्या है, उसी के आधार पर जो 41 रुपया है राज्यों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो जब बारी उत्तर प्रदेश और बिहार की आ जाती है तो इस डायमेंशन पे उत्तर प्रदेश और बिहार फिट बैठते हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश, यूपी और बिहार को सबसे ज्यादा इन केंद्रीय करों में भागीदारी दी जाएगी, सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, ठीक है ना। और सबसे कम जो है डिस्ट्रीब्यूशन वो आपका गोवा और सिक्किम को जाएगा। इतना आपने इसमें देखा, ठीक है भैया। फिर आर्थिक मंदी में सरकार द्वारा किया गया कार्य किए जा सकते हैं, ठीक है ना। देखिए आर्थिक मंदी हमने बताया कि जब एकदम मांग एकदम डाउन हो जाए, जब विकास की अर्थव्यवस्था जो है उसका जो विकास है वो ऋणात्मक में चला जाए, तो सरकार क्या करती है, व्यय बढ़ाने लगती है, तरलता बढ़ाने लगती है, ताकि मांग बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, रोजगार बढ़ाना पड़ेगा, अर्थव्यवस्था अपने पायदान पर आ जाएगी। उसी को कह रहा है कि कर दरों में कटौती कर देती है। जैसे ही कर दरों में कटौती की जाएगी, करे लेना आसान हो जाएगा, लोगों के पास जो है धन आसानी से पहुंच जाएंगे और सरकारी व्यय क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये आपने इसमें जाना। सकल राजकोषीय घाटे में ब्याज भुगतान को निकालना जाता है। तो जैसे ही ये जो राजकोषीय घाटा होता है, राजकोषीय घाटे में से जब हम ब्याज भुगतान को घटा देते हैं तो ये प्राथमिक जो है घाटा प्राप्त होता है, ठीक है ना, प्राथमिक घाटा। अच्छा, प्राथमिक घाटा इतने समय कितना है, 2022-23 के अनुसार 2.8% है, और प्रभावी राजस्व घाटा वह 2.6% है। इसको दोनों को याद रखना है। राजकोषीय घाटा वही राजकोषीय घाटा कि बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व, ये दोनों जो ये सब सारी चीजें राजकोषीय घाटा। राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान को घटाने पर एक प्रभावी राजस्व घाटा प्राप्त होता है जो 2.6% है, 2.6% है, ठीक है भैया। फिर प्रभावी राजस्व घाटा पेश किया गया एक केंद्रीय बजट 2011-12 में, प्रभावी राजस्व घाटा, ठीक है ना। ये सबसे पहले 2011-12 में इसका जो है अवधारणा लाई गई। बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद करती है सार्वजनिक लेखा समिति के द्वारा। फिर आयकर लगाने, उद्ग्रहण करने, वितरण करने के संबंध में सही कथन क्या है। देखिए, संघ कर लगाता है, उद्ग्रहण करता है और कर प्राप्तियों का स्वयं तथा राज्यों के बीच क्या कर देता है, वितरित कर देता है। फिर आयकर है और उससे संबंधित हमको मिलान करना है। भारत में आयकर संबंध सही है कथन, यह एक प्रगतिशील तथा प्रत्यक्ष कर है। प्रगतिशील तथा प्रगति, इसको समझना जरा, ऐसे आप ग्राफ बना के समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना। एक आप जो है यहाँ पे आय ले लीजिए और यहाँ पर आप जो है टैक्स की दर ले लीजिए, ठीक है ना। तो अगर मैं कहूँ कि अगर आपकी आय 5 लाख रुपया है तो जो टैक्स लगेगा वो 10% का लगेगा। फिर आपकी आय जैसे ही यह है 10 लाख रुपया होती है, ये जो टैक्स की रेट है ये 20% चली जाती है। फिर जैसे ही आपकी आय 15 लाख रुपया होती है, ये जो टैक्स की रेट है यह है 30% चली जाती है। प्रगतिशील कर
मतलब कि आय बढ़ रही है, टैक्स भी बढ़ रहा है, आय बढ़ी टैक्स बढ़ा, आय बढ़ी टैक्स बढ़ा, प्रगतिशील कर। अब एक प्रत्यक्ष कर होता है आयकर पर लगने वाला कर, एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सी रंगराजन ए अध्यक्ष थे, ठीक है ना। शेयरों का विनिवेश, ठीक है ना, शेयरों का विनिवेश ए कौन है, ए ओंकार गोस्वामी। औद्योगिक रुग्णता कर सुधार ए आर जे चलैया, और बीमा क्षेत्र में सुधार आर्यन मल्होत्रा, बीमा क्षेत्र में सुधार, ठीक है ना। जैसे इरडा, जो इरडा नहीं है, इरडा के लिए ही इन्होंने जो है आर्यन मल्होत्रा ने सिफारिश की थी कि जो बीमा कंपनियां हैं इनकी जो शीर्ष एक संस्था होनी चाहिए। तो इन्हीं की सिफारिशों के आधार पर 1999 में एक इरडा एक्ट लाया गया, बाद में इरडा की स्थापना 2000 में की जाती है। संपदा कर भारत में पहली बार लागू हुआ तो 1957 में लागू हुआ, ठीक है ना। भारत में जीएसटी जो वस्तु एवं सेवा कर है ये लागू हुआ, अभी हमने बताया कि 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। 101वां संविधान संशोधन इससे जुड़ा हुआ है और इसमें 4 जो है दरें हैं, ठीक है ना, 5% की, 12% की, 18% की और 28% की, ठीक है ना भैया। जीएसटी काउंसिल होती है, पूरा डिसीजन वही लेती है। भारत में सबसे पहले मूल्यवर्धित कर लागू हुआ हरियाणा 2005। फिर घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर पाटते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि यह विफल हुई तो इससे स्थिति उत्पन्न होती है। कौन सी स्थिति? मुद्रास्फीति जायज है, इन्फ्लेशन उत्पन्न हो जाएगा। अगर अर्थव्यवस्था कंट्रोल नहीं हुई तो जायज है कि अगर ज्यादा आप मार्केट में पैसा भेज दिए हैं नोटों को छाप करके तो इन्फ्लेशन नो डाउट अपने आप उभर जाएगा। फिर घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये मुद्रा आपूर्ति में क्या करता है? बढ़ोतरी करता है। जायज है कि जब घाटे की वित्त व्यवस्था, घाटे की मतलब क्या है कि फंडिंग ज्यादा हुई है, ठीक ना, तो घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव ये पड़ता है कि मुद्रा आपूर्ति में क्या होती है? बढ़ोतरी होती है, ठीक है ना। भारत में घाटे का वित्त व्यवस्था उपयोगी की जाती है ये आर्थिक विकास के लिए। आर्थिक विकास एक आर्थिक विकास होता है जिसमें सारे डायमेंशन विकास के शामिल हो जाते हैं, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, अवसंरचना हो, ठीक है ना, या फिर नवाचार हो, तकनीकी हो, ठीक ना, सारी चीजें, ह्यूमन डेवलपमेंट हो, वो सब सारी चीजें। एक आर्थिक ग्रोथ होता है, वो दूसरी चीजें होती हैं, मात्रात्मक होता है। भारत में आमदनी पर कर की शुरुआत की थी जेम्स विल्सन ने। वह कर जो खरीदारों के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के मूल्य की वृद्धि नहीं करता है, ये क्या करता है? आयकर। आयात निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को जाना जाता है ये सीमा कर, ठीक ना भैया, सीमा। फिर आय कर, उत्पाद कर, चुंगी कर तथा बिक्री कर में से प्रत्यक्ष कर कौन है? तो अभी भी बताया प्रत्यक्ष कर आपका क्या है? आयकर है, इनकम टैक्स है। बाकी ये सब अप्रत्यक्ष कर है, उत्पादन, चुंगी, बिक्री अप्रत्यक्ष, मनोरंजन, सेवा, ये सभी अप्रत्यक्ष कर है। उत्पाद शुल्क एक प्रकार का क्या है? अभी हमने बताया कि ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है। विक्रय कर, एक्साइज ड्यूटी, एक कस्टम्स ड्यूटी, फिर संपदा कर में से अप्रत्यक्ष कर है, यह भी एक प्रकार का, इस पे संपदा जो कर है यह अप्रत्यक्ष कर है। बिक्री कर, आमदनी कर, आबकारी कर, चुंगी कर में से कौन अप्रत्यक्ष कर है? तो जो बिक्री कर है वही तो अप्रत्यक्ष कर है। चल्लैया समिति का संबंध किससे है? तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में सुधार से संबंधित एक समिति गठित की गई थी, चल्लैया समिति। उपहार कर, मनोरंजन कर, व्यक्तिगत कर, आयकर, निगम कर में से वह कर जो केंद्र सरकार नहीं लगाती है। मनोरंजन टैक्स एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर होता है, मनोरंजन कर, ठीक है ना। मनोरंजन कर, राज्य उत्पादन शुल्क, कृषि आय कर तथा निगम कर, कारपोरेशन टैक्स में से सरकारों के द्वारा जो कर नहीं लगाया जाता वह कौन सा है? निगम, कारपोरेट टैक्स। ये है। शराब पर उत्पादन कर लगाया जाता है सरकारों द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा। शराब पर मैं बताऊं कि 40% लगाते हैं, इसीलिए इसको जीएसटी के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है, ठीक ना। लोग डरते हैं कि 28% के दायरे में आ जाएगा तो जो एक प्रकार से राजस्व का जो स्रोत है वो बाधित हो जाएगा, राज्य डरते हैं इससे। फिर 1930 जो 1929-30
की महामंदी आई थी, इसको सुधारने के लिए अर्थशास्त्री किन्स ने बड़ा अच्छा प्रयोग किया था। उसी को लेकर कह रहा है कि स्थिति को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग किसने, राजकोषीय नीति फिस्कल पॉलिसी को सबसे पहले ये प्रोफेसर किन्स ने ही ये कॉन्सेप्ट दिया था। वित्तीय या फिस्कल नीति का संबंध है कर लगाने, शासन के व्यय से संबंधित नीति से। फिर एक प्रकाशन और जो है आपका मंत्रालय उससे संबंधित है। जो उद्योग मंत्रालय है ये थोक मूल्य सूचकांक इससे संबंधित है, प्रकाशन करता है। फिर केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यह राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी से संबंध है। आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक करेंसी एवं वित्त संबंधी रिपोर्टें जारी करता है। फिर वित्त मंत्रालय जो है यह आर्थिक समीक्षा संगठन, ठीक है ना, इकोनॉमी सर्वे बजट जो भी वित्त मंत्रालय करता है। सुमेलित है राष्ट्रीय कृषि नीति कब लाई गई, वर्ष 2000 में। फिर समुद्री मत्स्य नीति 2004 में लाई गई। फिर नवीन विदेशी व्यापार नीति 2015 में लाई गई। फिर 7वां वित्तीय आयोग 1978 में लाया गया, ये आपको याद रखना चाहिए। फिर मिलान करना है ओपन जनरल लाइसेंस, यह विदेशी व्यापार से संबंधित है। ट्राइसेम रोजगार से संबंधित है। ट्राइसेम थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति से संबंधित है। फिर नगदी रिजर्व जो CRR होता है, कैश रिजर्व रेशियो, उसी को कह रहा है, यह ऋण नियंत्रण से संबंधित है। ये इतना आपने इसमें मिला लिया। फिर निंदा प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव में से जिस एक का संबंध संघीय बजट से नहीं है वो कटौती प्रस्ताव है, ठीक है ना भैया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल हम लोग इसी घटना चक्र के यूट्यूब प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कोई नया टॉपिक लेकर आएंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग थोड़ा सा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।